क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ माई एसक्यूएल नहीं, जो जो आरडीबीएमएस या डीबीएमएस एसक्यूएल को यूज करते हैं खुद को मैनेज करने के लिए एज अ लैंग्वेज, तो उन सब में ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं जो आज तक हम पढ़ चुके हैं। जॉइंस, क्वेरीज, क्लॉजेज वगैरह, एग्रीगेट फंक्शन, सब कुछ। अब यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है माई एसक्यूएल के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर की डेफिनेशन आप देखो, माई एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ ग्रुप ऑफ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब प्री कंपाइल्ड का मतलब है कि पहले से एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी स्टोर्ड होती है आपके डेटाबेस के अंदर। लाइक व्यूज, मैंने आपको समझाया था, व्यूज का डेटा स्टोर नहीं होता, व्यूज की क्वेरी स्टोर होती है लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था। और जब भी हम व्यू को कॉल करते हैं तो वो पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ना कि व्यू स्टोर्ड हुआ हुआ होता है। ऐसा ही है। लेकिन जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो एक्चुअल में डेटा के साथ स्टोर हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? वो आपके सिस्टम यानी आपके एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर ही स्टोर्ड होता है, आपके आरडीबीएमएस के अंदर। दैट कैन बी रीयूज एनी टाइम। ऐसी ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हम रीयूज कर सकते हैं। अब रीयूज से क्या मुराद है, इस पे बात करते हैं। Stored procedures can be used to perform different database operations such as inserting, updating और deleting data. Like for example, अगर मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं चलाता हूँ delete from टेबल का नाम where id is equals to this. ठीक है, अब हर स्टूडेंट को या हर एम्प्लॉय को या हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मुझे डिलीट की क्वेरी चलानी पड़ती है। हर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी, फॉर एग्जांपल मैं 10 रिकॉर्ड चलो एक साथ इंसर्ट कर दिए, अब फिर से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो दोबारा से इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ती है पूरी। तो ये इसका मतलब है कि मैं क्वेरीज को रीयूज नहीं कर रहा, मैं बार बार उस ऑपरेशन को दोहरा रहा हूँ। तो मैं इस चीज को कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ? अगर बैक देन मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके जाऊं, ठीक है, तो यहां पर खोल लेता हूँ जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। ठीक है, तो बैक देन जावास्क्रिप्ट में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट मार्क्स, लेट ऑब्टेन मार्क्स। किस नाम से बना रहा हूं? लेट ऑब्टेन मार्क्स। ये मैंने कंपाइलर खोला ताकि मुझे वीएस कोड में फाइल ना खोलनी पड़े, हम ब्राउजर के ऊपर ही एग्जीक्यूट करके जावास्क्रिप्ट देख लेंगे। ठीक है, लेट ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल्स टू, मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 456। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक परसेंटेज का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं असाइन करूंगा एक फॉर्मूला होगा। वो कौन सा फॉर्मूला होगा? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो हमारे 500 होंगे, और इसे अगर हम ब्रैकेट में रखें और फिर हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होके किस में स्टोर हो जाएगी? परसेंटेज में स्टोर हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ और उसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ अपनी परसेंटेज के वेरिएबल को। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है, हमारे पास परसेंटेज आ जानी चाहिए। तो हमारे पास देखो परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई है। ठीक है, अब लेट्स से कि ये ऑब्टेन मार्क्स पहले स्टूडेंट के थे। अब आपको दूसरे स्टूडेंट के परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आपको ये कॉपी करना पड़ेगा, देन आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर 345 कर दोगे लेट से, तो आप रन करोगे तो आपके पास। अच्छा, अब ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर हम लेट की जगह वार यूज कर लेते हैं ताकि हमें रीअसाइनमेंट करना अलाउ हो जाए। वार और वार। ठीक है, आओ चेक करते हैं अब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास पहली परसेंटेज ये आई और दूसरे बच्चे की आई। अब लेट से एक तीसरा बच्चा है। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। अगर 1000 बच्चे होंगे तो ये 3 लाइनें 1000 दफा रिपीट करनी पड़ेंगी। तो इसका हल क्या है सर? अब ये तो बहुत, ये हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी कंजप्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है, आपका प्रोग्राम लोड होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लेगा, जितनी लाइन ऑफ कोड उतना जो है ना आपका रन टाइम होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट करने के लिए या रीयूजेबल बनाने के लिए हम बनाते थे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता था? ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको आप रीयूज कर सकते हो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करते थे सर, हम एक फंक्शन बना देते थे। फंक्शन कैसे बनाते थे? फंक्शन का कीवर्ड लिखते थे, फिर फंक्शन का नाम आता था। फंक्शन का नाम आता था, लेट से मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया परसेंटेज। हम राउंड ब्रैकेट डालते थे और कर्ली ब्रैकेट डाल के से क्लोज ओपन कर लेते थे। सबको नजर आ रहा है ना? थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इस तरह से हम फंक्शन क्रिएट करते थे सर। ठीक है, अब फंक्शन परसेंटेज के अंदर क्या चीज परफॉर्म होगी? मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग कर दो
परसेंटेज कॉल्ड, क्या कंसोल डॉट लॉग कर दो, स्ट्रिंग में लिख दिया। अभी अभी मैं इसमें परसेंटेज कॉल नहीं कर रहा, यानी कि क्रिएट नहीं कर रहा, कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने लिख दिया परसेंटेज कॉल। तो सर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा है, परसेंटेज, और उसके अंदर मैंने क्या कंसोल लॉग करवाया है, परसेंटेज कॉल। ठीक है। अब किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट के, जो फंक्शन के बॉडी के अंदर आपका जो कोड लिखा होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होता जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करवाते। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा ही है। ठीक है। तो जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करवाया जाएगा या इन्वोक नहीं करवाया जाएगा तो फंक्शन की जो बॉडी के अंदर आपका कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या करते थे, हम परसेंटेज को कर देते थे कॉल। कॉल करने का यही तरीका होता था, हम फंक्शन का नाम लिखते थे, आगे इन्वोकेबल ब्रैकेट्स यानी कि राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे, हमारा फंक्शन उस जगह पर कॉल हो जाता था। आओ चेक करते हैं क्या मुझे परसेंटेज कॉल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा हम लोगों ने परसेंटेज के नाम से वेरिएबल भी बनाया हुआ है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक काम करता हूँ, इसको डबल ही कर देता हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज कॉल्ड कॉल हो चुका है। देखो कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया परसेंटेज के नाम से डबल ही लगाया ताकि ऊपर वाले परसेंटेज वेरिएबल से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को अगर मुझे दोबारा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे परसेंटेज कॉल्ड की स्टेटमेंट दोबारा चाहिए तो मुझे कंसोल डॉट लॉग लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है। मैं जस्ट इस कॉल को डुप्लीकेट करता जाऊंगा। क्या करता जाऊंगा, मैं दोबारा से परसेंटेज को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, और मेरे पास दो दफा क्या आ जाएगा, परसेंटेज कॉल्ड आ जाएगा। जितनी बार चाहूं परसेंटेज के जो बॉडी के अंदर कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं यूजिंग कॉल, या आपके पास फंक्शन को कॉल करने के बाद। ये बात सबको समझ आती है, पक्की बात है। ठीक है। अच्छा लेट्स से अगर मुझे परसेंटेज का जो ये प्रोसेस था जो मुझे हर बच्चे के लिए रिपीट करना पड़ रहा था, इसको मुझे ऑटोमेट करना है, तो मैं इन 3 लाइन ऑफ कोड को क्या करूंगा, इसमें रख दूंगा। किसमें रख दूंगा, इसमें, ऐसा ही है। ठीक है। ये करने के बाद आपके पास तीनों वेरिएबल्स यानी कि ऑब्टेन मार्क का वेरिएबल, परसेंटेज का वेरिएबल और परसेंटेज लॉग हो रही है वो चीज भी आपके पास परसेंटेज की बॉडी के अंदर आ चुकी है। ये कोड मैं हटा देता हूं। अब अगर मैं चलाऊंगा परसेंटेज तो आपके पास क्या आएगा, दोनों में सेम आउटपुट आएगा क्योंकि परसेंटेज में जो ऑब्टेन मार्क्स है वो दोनों दफा कॉल होने पर सेम है। ऐसा ही है। अब किसी भी वैल्यू को फंक्शन में डायनेमिक बनाने के लिए हम पैरामीटराइज फंक्शंस का यूज करते थे, जिसमें हम जो फंक्शन है उसके टेम्पररी वेरिएबल्स इन पैरेंथेसिस में डिफाइन करते थे जो उस डायनेमिक वैल्यू को रिसीव करते थे अपने पास। ठीक है। तो लेट्स से इधर मैं वेरिएबल बना देता हूँ ओबीटी नाम से। किस नाम से, ओबीटी। ठीक है, ऑब्टेन को शॉर्ट फॉर्म में ओबीटी लिख दिया। डन है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जब कॉल करना है फंक्शन को तो कॉल करते हुए इस ओबीटी की वैल्यू में कॉल करते हुए एज आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। मैंने यहाँ पर 456 कर दिया। क्या कर दिया, 456। और यहाँ पर अब 456 की जगह पास कर दूंगा ओबीटी। क्या पास कर दूंगा, ओबीटी, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास ये 456 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी किसमें, ओबीटी में। और ओबीटी मैंने असाइन कर दिया किसे, यानी कि इनडायरेक्टली 456 आ चुका है ऑब्टेन मार्क्स में और आगे का फॉर्मूला सेम है। ठीक है। आओ चेक करते हैं क्या मेरे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। देखो आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। अब मुझे अगर दूसरे बच्चे की परसेंटेज करनी है तो मुझे ये 3 लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा। जस्ट मैं अपने जो फंक्शन है उसे कॉल करूंगा। लेट से मैंने यहाँ पर 300 मार्क्स कर दिए एंड आपके पास ऐसे मैंने रन किया तो अब आप देखो कि दूसरे बच्चे के लिए मुझे इस फंक्शन को चलाना है और मुझे वो जो लाइन ऑफ कोड था, जो प्रोसेस था, वो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट्स को रीयूजेबल बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। सिमिलरली अब ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया। ठीक है। अब सिमिलरली जब हम एसक्यूएल यूज कर रहे होते हैं तो बहुत सारी क्या हद मार के सेलेक्ट की स्टेटमेंट तो हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं, इंसर्ट की स्टेटमेंट हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं, टेबल क्रिएट करने की स्टेटमेंट हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं। तो क्या हम उन स्टेटमेंट्स को रीयूजेबल नहीं बना सकते सर, कि मुझे पूरा ना लिखना पड़े कि इंसर्ट इनटू दिस 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 कॉलम और फिर मुझसे वो वैल्यूज भी दूं, उसे वो दूं, मैं बस वैल्यूज दूं सर और मेरा काम हो जाए। ठीक है। कि सेलेक्ट की स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़े, इंसर्ट की स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़े, इसको ऑटोमेट कर देते हैं, इसको रीयूजेबल बना देते हैं। और वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर है। क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर आपके पास क्या है,
MySQL statements that can be reused to perform a specific task। डन है, ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। तो यहां पर आपके पास स्टोर प्रोसीजर ही कहता है। अब यहां पर आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन था वो बिल्कुल रिलेट करता है इस कॉन्सेप्ट के साथ। जिस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम अपना रियूजेबल कोड लिखते हैं और फिर फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कोड चलता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है, जब हमने फंक्शन कॉल किया जब भी तो ये कोड रन हुआ, वरना नहीं होगा। इसी तरह प्रोसीजर पहले क्रिएट किया जाता है और फिर उस प्रोसीजर को कॉल करवाया जाता है, जब भी प्रोसीजर की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। डन है। आप ऐसा समझ सकते हो कि माइस्क्यूएल के अंदर फंक्शन को प्रोसीजर कहते हैं। डन है। ठीक है। तो आपके पास प्रोसीजर, सबसे पहली बात है सर बनता कैसे। लेट से जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्यों जरूरी है? क्योंकि इनपुट लेना होता है आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो ये तरीका होता है, ऐसा ही है। अब इसी तरह प्रोसीजर कैसे बनता है, प्रोसीजर बनाने का तरीका देख लो। ठीक है, प्रोसीजर बनता है आपके पास। अब प्रोसीजर जो है ना वो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो डीडीएल कमांड क्रिएट से बनेगा। किससे बनेगा? क्रिएट से। तो आपने लिखना है क्रिएट करो एक प्रोसीजर। क्या क्रिएट करो? एक प्रोसीजर क्रिएट करो और उसका नाम आप यहाँ पर रख दो। फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ रख देता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट्स। या प्रोसीजर का नाम मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ नेम। क्या लिख दिया? प्रोसीजर का कोई भी नाम हो सकता है। फिर आप लगाओगे राउंड ब्रैकेट। क्या लगाओगे? राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको बॉडी भी तो बनानी है। राउंड ब्रैकेट में तो चलो प्रोसीजर अपनी इनपुट वैल्यूज को रिसीव करेगा, लेकिन जो उसकी बॉडी होगी, उसका जो स्कोप होगा, जो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, वो कैसे लिखूंगा? एसक्यूएल के अंदर करली ब्रैकेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ करली ब्रैकेट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट्स की जगह क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? स्ट्रिंग्स। वाओ, क्या बात है। यहाँ पर आपके पास ये जो स्कोप है ना, ये जो आपका ओपनिंग ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, और ये क्लोजिंग है, ये डिफाइन करता है आपके फंक्शन की बॉडी को। इसी तरह आपने इसका भी स्कोप बनाना है, जो उसकी बॉडी को डिफाइन करेगा कि प्रोसीजर को कॉल करने पे कितना एरिया ऑफ स्टेटमेंट चलेगा। वो आपको बाउंड्री डिफाइन करनी है। ठीक है। वो बाउंड्री डिफाइन करने के लिए एसक्यूएल के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते। एसक्यूएल के अंदर दो कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बिगिन और एंड। क्या कहते हैं? जैसे फंक्शन में ओपनिंग ब्रैकेट है, इसे बिगिन कहते हैं, और क्लोजिंग ब्रैकेट को एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड कहते हैं। तो इसी तरह जब आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे तो नीचे आओगे और यहाँ लिखोगे बिगिन, और यहाँ लिखोगे आप एंड, और इसके बीच में आप अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ये आपके प्रोसीजर का स्कोप हो गया। किसी का इसमें कोई सवाल? पक्की बात है? ठीक है, पहला समझ आया? ठीक है। ये आपका बिगिन जो है वो आपका ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, और एंड जो है वो आपका क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। जो कुछ इसके बीच में लिखोगे वो आपके प्रोसीजर का पार्ट होगा। है ना? ठीक है। अब लेट से मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है। क्या मौजूद है? डेटा। अब मुझे सारे स्टूडेंट्स का डेटा गेट करने के लिए लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो मुझे सारे बच्चों का डेटा मिल जाएगा। मैं कहता हूं मुझे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पूरा नहीं लिखना, मुझे प्रोसीजर बनाना है। मैं उस प्रोसीजर को कॉल करूं तो सारे बच्चों का डेटा मिल जाए। बात समझ आ रही है? तो मैं प्रोसीजर का नाम लेट से रख देता हूं यहां पर गेट ऑल स्टूडेंट्स। क्या रख दिया? नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये प्रोसीजर क्या करेगा? सारे स्टूडेंट्स का डेटा लाके देगा। ठीक है। और बिगिन और एंड के बीच में मैं ऐसी स्टेटमेंट लिखूंगा जो सारे डेटा को लाके देती है। कौन सी स्टेटमेंट है वो? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहां लिख दिया सर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपकी वो स्टेटमेंट्स आएंगी जो आप चाहते हो इस प्रोसीजर की मदद से आप रीयूज कर पाओ बिगिन और एंड के बीच में। है ना? यहां तक किसी का कोई सवाल? रजिया समझ आ गया? अलीजर, उवैद, अरिश्मा, रोज, यूसुफ, कला, दमन, आ रहा है समझ? पक्की बात है? नहीं आया ना उसी वक्त टोक देना। कोई भी चीज समझ ना आए उसी वक्त बोल देना। ठीक है। लेकिन समझना है ऐसे, क्योंकि ये यूज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर के अंदर, जिसके बगैर प्रोसीजर चलता ही नहीं है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये प्रोसीजर चलेगा ही नहीं कभी। अब ये क्यों नहीं चलेगा?
हमने देखा है कि हम एसक्यूएल के अंदर जब तक टर्मिनेटर नहीं लगाते किसी स्टेटमेंट के आखिर में, वो स्टेटमेंट काउंट करता रहता है आगे का कोड। वो समझता है कि वो कोड कंटिन्यू है, यानी कि वो एसक्यूएल स्टेटमेंट कंटिन्यू है जब तक टर्मिनेटर लगा के बंद नहीं करते। ऐसा ही है उवैद, वरना वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है। अब उवैद यहां पर आपके पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स लगाया हमने, लगाया। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के अगर आखिर में मैं टर्मिनेटर लगा दूं, टर्मिनेटर का मतलब होता है कि आपकी क्वेरी एंड हो गई। आपकी क्वेरी क्या हो गई? एंड हो गई। अब जब क्वेरी स्टूडेंट्स के बाद ही एंड हो गई, तो जो एंड का वर्ड है वो तो क्वेरी से बाहर चला गया, वो तो क्वेरी में है ही नहीं। अब इस स्टैटिक से पहले पहले वाली चल जाएगी और एंड उसमें शामिल नहीं रहा। और ये नहीं लगाऊंगा तो आपके पास एंड जो है वो क्वेरी का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा? वो ऐसे समझेगा कि स्टूडेंट्स के आगे लिखा हुआ है एंड, जो कि मुझे एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा। तो अब सर इसका हल क्या है? टर्मिनेटर भी लगाना है, टर्मिनेटर भी लगाना है, और नहीं लगाएंगे जब भी एरर आएगा, और अभी लगा रहे हैं जब भी एरर आ रहा है। टर्मिनेटर लगा देंगे तो एंड शामिल नहीं होगा, और टर्मिनेटर हटा देंगे तो एंड क्वेरी में शामिल हो जाएगा। तो अब इसका क्या हाल है सर? है, इसका क्या हाल है? किसी तरह अगर हम टर्मिनेशन सिंबल को चेंज कर दें, किसी तरह अगर हम टर्मिनेशन सिंबल को या टर्मिनेशन सिंबल के हम लोग हुदूद को चेंज कर दें, तो ये काम पॉसिबल है। क्या काम पॉसिबल है? अगर मैं इस टर्मिनेशन सिंबल को ही चेंज कर दूं, क्योंकि देखो ये सिंबल है ना, सेमी कॉलन। सिंबल का नाम क्या है? सेमी कॉलन। अब इसको प्रोग्राम किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस के अंदर एज अ टर्मिनेटर। अब डॉलर भी तो हो सकता था टर्मिनेटर, उसे भी टर्मिनेटर कहा जा सकता था। अब जिसने बनाया उसकी मर्जी। ठीक है, अब टर्मिनेटर है। अगर मैं जो टर्मिनेटर सेमी कॉलन है ये टर्मिनेटर है, अगर मैं टर्मिनेटर डॉलर को बना दूं और मैं एरिया डिफाइन कर दूं कि प्रोसीजर की हद तक जो टर्मिनेशन सिंबल रहेगा वो डॉलर डॉलर रहेगा या स्लैश रहेगा या कोई और स्पेशल सिंबल रहेगा, तो मुझे यहाँ पर टर्मिनेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा काम हो जाएगा। अब इधर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है डेलीमीटर का। किसका? डेलीमीटर का। इसके बगैर प्रोसीजर बनता ही नहीं है। ठीक है, आओ डेलीमीटर पढ़ते हैं। डेलीमीटर यही है, टर्मिनेशन को ही कहते हैं। देखो, डेलीमीटर्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू डिफाइन द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। कब यूज होते हैं? जब आपको स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करना होता है, वरना डेलीमीटर्स का इतना कोई आपको यूज केस नहीं मिलता, या ट्रिगर्स में आपको देखने को मिल रहे होते हैं। जो डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है वो क्या होता है? एसक्यूएल में टर्मिनेशन को टर्मिनेट करने को डेलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टर्मिनेशन सिंबल होता है उसे डेलीमीटर कहते हैं। अभी टर्मिनेशन सिंबल कौन सा है? टर्मिनेटर, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से हम टर्मिनेट कर रहे होते हैं अपनी सारी स्टेटमेंट्स को, और हमने लैंग्वेजेस में भी यही पढ़ा है। ऑल्दो लैंग्वेजेस में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन एसक्यूएल में इस टर्मिनेशन सिंबल को चेंज किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जहन में रखना है टर्मिनेटर कुछ होता है, लेकिन हमेशा फिट ये नहीं रखना कि टर्मिनेटर हमेशा सेमी कॉलन ही होता है। एसक्यूएल के अंदर टर्मिनेशन का सिंबल बदला जा सकता है, कुछ वक्त के लिए भी और हमेशा के लिए भी। बात समझ आ रही है? अब जो बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है वो कौन सा होता है? सेमी कॉलन, यानी टर्मिनेशन का सिंबल जो आपकी लाइंस को एंड करता है। अब यहाँ देखो, इन्होंने भी टर्मिनेशन सिंबल ये लगाया हुआ है। बट इफ वी आर कंसिडरिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स देन वी नीड टू यूज डिफरेंट डेलीमीटर्स लाइक डॉलर डॉलर और स्लैश स्लैश। ठीक है, स्पेशल सिंबल कोई भी हो सकता है। द डेलीमीटर इज अ टाइप ऑफ फंक्शन इन एसक्यूएल यूजिंग अनदर डेलीमीटर व्हिच इज स्लैश स्लैश वी विल गेट एन एरर लाइक दिस। अब यहाँ देखो, अब वो क्या कर रहा है? सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वर्ड लगा रहा है, और यहाँ पर उसने टर्मिनेटर की जगह क्या यूज किया है? स्लैश स्लैश, जो उसको एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? एरर दे रहा है कि भाई आपका जो डेलीमीटर है वो क्या है? स्टेरिक है। आप जो स्लैश स्लैश लगा रहे हो, अब डेलीमीटर को आपको डिफाइन करना होता है अगर आपको चेंज करना है। अब वो डायरेक्ट लगा रहा है, उसने अभी एसक्यूएल को बताया नहीं कि स्लैश स्लैश को मैं एज अ टर्मिनेशन सिंबल या डेलीमीटर यूज करूंगा, तो यहां पर उसने बताया नहीं। नाउ बाय डिफॉल्ट वी आर गेटिंग एन एरर। हाउ टू मेक दिस वर्क? इन दिस प्लेस सेमीकोलन बीइंग यूज्ड एज द डिफॉल्ट डेलीमीटर, वी वुड लाइक टू यूज this symbol slash slash double slash. Is it possible in SQL? Yes, it is possible. The syntax for the given below is, अगर आपको टर्मिनेशन सिंबल चेंज करना हो तो आपने स्टेटमेंट से पहले लिखना होता है डेलीमीटर, और डेलीमीटर के बाद स्पेस डाल के, यहाँ इसने गलत लिखा हुआ है, स्पेस डालना होता है वरना एरर आता है। डेलीमीटर और ये सिंबल के बीच में स्पेस आएगा, और आपने कोई भी स्पेशल सिंबल डिफाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने टर्मिनेशन सिंबल बदल पाओगे। और देखो, जब उसने ये करके सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वर्ल्ड के आगे टर्मिनेशन सिंबल डबल स्लैश लगाया तो उसका कोड वर्क कर गया।
इसका मतलब है एसक्यूएल में टर्मिनेशन का सिंबल चेंज किया जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर्स की वजह से आया था, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई। अगर मैं टर्मिनेटर नहीं यूज करूंगा तब भी प्रॉब्लम आ रही है, यूज कर रहा हूं तब भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका हल निकाला था डेलीमीटर। डेलीमीटर से आप कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए भी अपने जो टर्मिनेशन सिंबल है उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आओ नीचे देखते हैं। देखो उसने लगाया है आपके पास रिकॉर्ड में, अब एरर दिखा रहा है। अब देखो उसने क्या किया है, नजर आ रहा है सबको? कहाँ गया? ये देखो, अब उसने क्या किया, डेलीमीटर का सिंबल डिफाइन किया क्या, डबल स्लैश, लेकिन वो एंड में क्या यूज कर रहा है, डॉलर डॉलर। उस पे इसको एरर मिल रहा है कि भाई आपके पास एरर है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब उसने कहा कि भाई अगर आपको जो भी सिंबल यूज करना है तो आपको पहले लिखना है डेलीमीटर, और उसके आगे अपना सिंबल डिफाइन करना है कि जिसको आप एज अ टर्मिनेशन सिंबल यूज करोगे, और फिर नीचे वाली स्टेटमेंट्स में आप टर्मिनेटर की जगह उसे यूज कर सकते हो। इसे सिंपल स्टेटमेंट्स में करके देखें पहले। आओ एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाना है मुझे, जिसका नाम मैंने स्टूडेंट्स रखना है। कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, एसटीडी आईडी इंटीजर, प्राइमरी की रख दिया हमने इसको, और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट के बाद स्टूडेंट का नेम ले लिया, यहाँ पर कर दिया वारचार। वारचार के बाद इसको कर दिया हमने 100, और उसके बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, या एसटीडी अंडरस्कोर मार्क्स कर देते हैं सर। ठीक है, और यहाँ पर हम इंटीजर लगा देते हैं। ठीक है, इसकी डेटा है, और इसे क्लोज करके टर्मिनेट करते हैं। देखो अभी भी डेलीमीटर क्या है, डेलीमीटर मतलब टर्मिनेशन सिंबल। एसक्यूएल में डेलीमीटर का मतलब क्या है, टर्मिनेशन सिंबल। ऐसा सिंबल जो आपकी एसक्यूएल क्वेरीज को टर्मिनेट एंड करने के लिए यूज होता है। अब चलते हैं जैम के अंदर और इसे एग्जीक्यूट करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद अच्छा, अब जो है ना, मैं आपको पीएचपी माई एडमिन पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे स्टोर प्रोसीजर आपको दिखाने भी होंगे एज अ विजुअल। तो इस दफा आपको अपाची की सर्विस भी ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो लोकल होस्ट है वो अपाची पे चलता है। अब यहाँ पर मैंने पीएचपी में एडमिन ओपन कर लिया। जो हम शेल साइड पढ़ रहे थे वो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस था, जिसके ऊपर हम अपनी क्वेरीज लिख रहे थे। एक जीयूआई साइड यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जैम की तरफ से, जिसे कहते हैं पीएचपी माई एडमिन, जिसपे आप माई एसक्यूएल को ग्राफिकली देख सकते हो या ग्राफिकली कंट्रोल कर सकते हो। जो हम कर रहे थे वो सीएलआई था, यानी कमांड लाइन इंटरफेस था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जितने भी डेटाबेसेस आपके पास बने होते हैं वो आपके पास इस साइड पे आ रहे होते हैं। ये देखो, ये सारे डेटाबेसेस बने हुए, ये डेटाबेसेस है। ठीक है, एपटेक, ऑथ, ऑथ ऐप, कार रेंटल सर्विस, डेमो। देखो डेमो बनाया था हमने डबल ओ वाला। ये देखो, इस पे क्लिक करोगे इसके टेबल्स आ जाएंगे। देख रहे हो, कोर्स, कस्टमर, ऑर्डर्स, ये सारे हमने बनाए थे, बनाए थे। ठीक है, तो ये सारे आपके पास शो हो रहे होते हैं इधर। अब डेमो में देखो, ये सारे टेबल नजर आ रहे हैं। डेमो के अंदर कौन कौन से टेबल है, कोर्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट कोर्स। अब अगर आपको नया डेटाबेस बनाना है तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको पाथ का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब आप जब डेटाबेस शेल में, किसी शेल में जब किसी डेटाबेस में काम करना होता है, तो पहले डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यूज। इसमें आपको डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ता है पहले, जिस डेटाबेस में आप काम करना चाहते हो। जब आप क्लिक करते हो तो ऊपर आपके पास इस तरह से ब्रेड क्रम्ब बन जाता है। देखो, आपके पास जब बाय डिफॉल्ट ऑन हुआ था तो कुछ इस तरह नजर आ रहा था। जब मैंने डेमो पे क्लिक किया तो यहाँ देखो डेटाबेस का लिखा हुआ आ गया ऊपर, डेमो। यानी कि अभी मैं किस डेटाबेस में हूँ, डेमो में। अगर मैं ई एम्प्लॉय के अंदर चले जाऊँ तो किस में आ गया, एम्प्लॉय में। तो जिसको सेलेक्ट करोगे और जिसमें आप स्किल क्वेरी लिखोगे फिर वो उसी में एग्जीक्यूट होगी, ये आपने ध्यान रखना है ऊपर। ठीक है, तो लेट्स से अगर मुझे नया डेटाबेस बनाना है तो मुझे डायरेक्ट सर्वर में आना है। पहले कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सर्वर में आना है। और यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके पास एसक्यूएल का टैब मौजूद है। क्या मौजूद है, एसक्यूएल का टैब। यहाँ पर आप इस एरिया में एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख सकते हो। कहाँ लिखेंगे, एसक्यूएल के टैब में। डेटाबेस आपके पास अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं, यानी आप रूट में हो। कहाँ हो, रूट में। कोई भी डेटाबेस यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस। इसमें सजेशन भी आपको मिल रही होती है जो आप टैब से फुल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने माय डेमो। ठीक है, 4540 लगा दिया। ठीक है, अब ये मैंने किया एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास इस तरह से आपको ये शो करवा देता है कि आपका जो माई स्किल की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और देखते हैं माई डेमो बना नहीं बना, बना क्या, माय डेमो ये रहा। ठीक है, अब देखो इस डेटाबेस पे क्लिक करोगे ना तो ये इसमें आपको यूज करने की जरूरत नहीं, आपने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया, ऊपर आ गया, आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्रिएट न्यू टेबल, टेबल का नाम दो, लेकिन हम इस तरह से नहीं बनाएंगे टेबल, हम क्वेरी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? क्वेरी से। तो यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद डेटाबेस के एसक्यूएल में आ जाएंगे। अब यहाँ जो क्वेरी लिखोगे क्रिएट टेबल की, वो टेबल किस में बनेगा? माई डेमो के अंदर बनेगा। पहले डेटाबेस चूज करना जरूरी है। डन है? ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाली क्वेरी, ये वाली क्वेरी मैंने उठाई और यहाँ कर दी मैंने पेस्ट। डन है? जैसे नॉर्मल हम क्वेरी लिखे होते हैं, इसमें भी हम वैसे लिख सकते हैं, बस इसमें ये कि आप आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, जैसे शेल में आप नहीं जा सकते एक दफा एंटर करने के बाद, इसमें जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये गो का बटन होता है, इसको प्रेस करने से क्वेरी चल जाती है। ठीक है, डायरेक्ट एंटर करने से नहीं चलेगी। जैसे शेल में एंटर करते थे तो क्वेरी चल जाती थी, टर्मिनेटर के बाद इसमें आपको गो दबाना पड़ता है, या आप कंट्रोल एंटर दबा सकते हो। क्या दबा सकते हो? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर दबाओगे आपकी क्वेरी चल गई। अब जैसी क्वेरी चली तो आप यहाँ देखो, आपके पास माई डेमो के अंदर स्टूडेंट्स का टेबल बन गया। इसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने स्टूडेंट का टेबल आ गया, देखो जीयूआई फॉर्म में आ रहा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसके अंदर आपको क्या पुट करना है, देखो अब डेटाबेस के बाद टेबल भी दिखा रहा है आप किस टेबल में मौजूद हो। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आप कहां पर मौजूद हो, क्या काम कहां करना है, वही चीज सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी। डन है? ठीक है, आंखें खोल के बैठो। अब यहां पर मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? रिकॉर्ड। तो मैं टेबल को सेलेक्ट करके कहा जाऊंगा? एसक्यूएल के अंदर, और यहां पर मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा। यहां पर लिखा मैंने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यही क्वेरी लिखते थे। फिर हम डाउन ब्रैकेट डालते थे, अपने कॉलम्स के नेम देते थे। एसटीडी आईडी तो नहीं देंगे, एसटीडी नेम देंगे और मार्क्स देंगे। क्या देंगे? मार्क्स। फिर आएगा वैल्यूज, क्या आएगा? वैल्यूज। और वैल्यूज के नीचे मैं आके यहाँ पर अपनी वैल्यूज दे देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर नेम दे दिया 7, और मैंने 7 को मार्क्स दे दिए 356। डन है? ठीक है, टर्मिनेट किया, और टर्मिनेट करने के बाद मैंने एंटर मारा, तो आपको क्या कह रहा है? अच्छा, हम लोग मार्क्स नहीं है, एसटीडी मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हमने एंटर किया तो आपके पास क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब स्टूडेंट्स पे दोबारा क्लिक करोगे तो आपके पास, ओके करोगे तो आपके पास देखो 7 का रिकॉर्ड आ गया ग्राफिकली आ रहा है। अब इसके साथ डिलीट और एडिट का बटन भी आ रहा है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट एडिट भी कर सकते हो बिना क्वेरी को चलाए। ठीक है, अब ये हो गया सर। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चलाना है। क्या चलाना है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स चलाना है। क्या चलाना है? स्टूडेंट्स। लेकिन मैं टर्मिनेटर का सिंबल यूज नहीं करना चाहता, मैं टर्मिनेटर के सिंबल को बदलना चाहता हूं किसी और सिंबल से। तो यहां पर मैं इस क्वेरी के ऊपर आऊंगा, और इस क्वेरी के ऊपर आने के बाद लिखूंगा डेलीमीटर, कि भाई मुझे टर्मिनेशन सिंबल क्या करना है, चेंज करना है। मैं यहाँ पर डॉलर डॉलर रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर डबल स्लैश रख सकता हूँ, मैं डबल स्टेरिक रख सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है वो डॉलर डॉलर और स्लैश स्लैश यूज हो रहा होता है कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डबल स्लैश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? और यहाँ पर भी हम डबल स्लैश लगाते हैं। आओ चेक करते हैं एग्जीक्यूट होता नहीं होता। हो गया? आ गया रिकॉर्ड सारा सेलेक्ट होके, नजर आ रहा है? इसका मतलब है टर्मिनेशन सिंबल को चेंज किया जा सकता है। अब ये दिमाग में बैठ गया डेलीमीटर? बैठ गया? ठीक है, अब इसको लगाना है किस पे? स्टोर प्रोसीजर। किस पे लगाना है? क्योंकि स्टोर प्रोसीजर में टर्मिनेटर यूज नहीं करना हमने, तो टर्मिनेटर को बदल के कोई और डेलीमीटर हमने डिफाइन करना है। अब यहां पर आते हैं वापस से अपने इस क्वेरी के ऊपर। ये बनाया था स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करने से पहले डेलीमीटर का सिंबल चेंज करना है, तो क्रिएट से पहले आऊंगा और यहाँ के लिख दूंगा डेलीमीटर, और चेंज कर दो, इसको कर दो डॉलर डॉलर। क्या कर दो? अब यहाँ पे डेलीमीटर डिफाइन करने के बाद ये डेलीमीटर खत्म कहाँ होगा वो आप डिफाइन कर सकते हो एंड के बाद, यहाँ लगा दोगे आप डॉलर डॉलर। अब आपके पास ये रेंज बन गई। अब आपको यहाँ पर टर्मिनेटर लगा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टर्मिनेशन कौन कर रहा है? डॉलर डॉलर। टर्मिनेटर लग भी गया तो अब टर्मिनेटर का काम ये नहीं रहा कि वो क्वेरी को टर्मिनेट करेगा या एंड करेगा। बात समझ आ रही है? अब टर्मिनेटर आप इसमें यूज कर सकते हो बिना इस खौफ के कि आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ रुक जाएगी। बात समझ आ रही है? नहीं आई? देखो, स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करने से पहले मैंने डेलीमीटर का सिंबल चेंज कर दिया, और वो क्या कर दिया? क्या कर दिया? डॉलर डॉलर कर दिया। और डॉलर डॉलर कहाँ एंड होगा वो मैंने एंड के बाद बता दिया, यहाँ एंड करना है। अगर यहाँ स्लैश स्लैश लगाओगे तो एंड के बाद भी स्लैश स्लैश लगाओगे। अच्छा, दो चीजों का बड़ा ख्याल रखना है, डेलीमीटर डिफाइन करते हुए सिंबल और डेलीमीटर के बीच में स्पेस होगा, वरना एरर आएगा। ठीक है, और एंड में बताते हुए एंड के बाद यहाँ स्पेस नहीं होगा, ये आपने ख्याल रखना है। डन है? इसका एरर आएगा, आप बोलोगे कि सर हमने सही लिखा है सब कुछ, फिर क्यों एरर आ रहा है? स्पेस का एरर आता है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर आपने सेंसिटिव रहना थोड़ा सा। अच्छा,
अब यहाँ पर डेलीमीटर हमने यहाँ पर डॉलर डॉलर स्टार किया और एंड के बाद हमने डॉलर डॉलर को टर्मिनेट कर दिया। अब टर्मिनेट करने के बाद वापस से डेलीमीटर को टर्मिनेटर में चेंज करेंगे ना, क्योंकि जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होंगे वो कौन सा होगा, टर्मिनेटर। ऑल तो प्रोसीजर के लिए चेंज किया ना, बस प्रोसीजर बनाने के लिए चेंज किया, लेकिन नॉर्मली हम क्या यूज कर रहे होंगे, टर्मिनेटर। तो वापस से भी तो क्या करना है, टर्मिनेटर करना है। तो एंड करने के बाद प्रोसीजर के बाद आपने दोबारा यहाँ लिखना है डेलीमीटर, और यहाँ पर आपने वापस से बता देना है कि अब डेलीमीटर का साइन क्या कर दो वापस से। ठीक है, आपने बोला डेलीमीटर का साइन क्या कर दो, डॉलर डॉलर। उसके बाद एक प्रोसीजर बनाओ जिसका नाम क्या रखो, गेट ऑल स्टूडेंट। फिर उस प्रोसीजर को बिगिन करो, और वो प्रोसीजर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा सारे डेटा स्टूडेंट्स में से, और यहाँ टर्मिनेशन सिंबल कौन सा है, डॉलर डॉलर। तो स्टेरिक से फर्क, सॉरी स्टेरिक बोलो, सेमीकोलन से फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एंड के बाद आपने डेलीमीटर को यहाँ क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद आपने वापस बोल दिया डेलीमीटर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा, यानी कि सेमीकोलन हो जाएगा। वापस से सिंबल डॉलर डॉलर से सेमीकोलन में भी वापस लेके आना है। इन दी एंड जब प्रोसीजर खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने वापस डेलीमीटर क्या कर देना है, क्या कर दोगे, सेमीकोलन। क्या कर दोगे, हमेशा के लिए मत कर देना इसे डॉलर डॉलर, वरना फिर डॉलर डॉलर ही लगाते रहना, सारी नॉर्मल भी लिखोगे वहां डॉलर डॉलर ही लगाते रहना। तो ये आपने लाजमी करना है, वरना यही रह जाएगा ना। तो ये आपने इस तरह से अपना प्रोसीजर क्रिएट करना है। ठीक है, आओ इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या आपके पास ये एग्जीक्यूट होता है नहीं होता। अब प्रोसीजर बनाने में डेटाबेस में तो किसको चूज करेंगे, डेटाबेस को चूज कर लेंगे। डेटाबेस को ऊपर से चूज कर लिया। डेटाबेस में कितने टेबल बने हुए हैं, एक ही है, किस नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से। अब डेटाबेस के एसक्यूएल के अंदर आ गए, यहाँ पर मैं प्रोसीजर बनाने की स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, देखो कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है पूछ लो, सबको समझ आ रहा है पक्का। अच्छा, अब यहां पर मुझे एक प्रोसीजर बनाना है, यानी कि एक फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन में जब कॉल करूं तो मुझे सारे बच्चों का डेटा मिल जाए। क्या मिल जाए, सारे बच्चों का। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट, और फिर क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम मैंने रख दिया गेट ऑल स्टूडेंट्स। फिर आएंगे राउंड ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या आएगा, बिगिन और एंड आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में मैंने लिख दिया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है ना इसमें, तो इसलिए चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अभी क्या हमने डेलीमीटर डिफाइन किया, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्या कह रहा है, यू हैव एरर इन एसक्यूएल MariaDB वर्जन नियर एट लाइन 3, नियर एट लाइन 3, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर आपकी जो प्रोसीजर है वो क्लोज हो गई, क्योंकि डेलीमीटर का साइन नहीं है, यानी टर्मिनेशन का सिंबल है। एंड तो आपके प्रोसीजर में शामिल हुआ ही नहीं, तो स्कोप से बाहर चला गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डेलीमीटर को लगाएंगे। बिना डेलीमीटर के स्टोर प्रोसीजर बनता ही नहीं। ये बात अभी आपको समझ आ गई, क्योंकि हमने क्या कोई गलती करी सिंटेक्स में, नहीं करी। हमने तो सही सिंटेक्स लिखा है बिल्कुल, बस एक टर्मिनेशन सिंबल की वजह से स्टोर प्रोसीजर नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेलीमीटर डिफाइन करेंगे। यहाँ लिखा हमने डेलीमीटर, और उसका साइन मैंने कर दिया डबल स्लैश। क्या कर दिया, फिर एंड के बाद क्या करेंगे, डबल स्लैश को क्लोज। ये बाउंड्री हो गई कि इस हद तक क्या रहेगा, टर्मिनेशन सिंबल डबल स्लैश रहेगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद सब खत्म होने के बाद डेलीमीटर का सिंबल वापस क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर। ये चेंज करना है खुद से। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा प्रोसीजर बन गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, प्रोसीजर बन गया। अच्छा, इसको ना जूम आउट करता हूं। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एक दफा रिफ्रेश करोगे ना तो आपके पास यहाँ टेबल्स आ रहे थे पहले, अब देखो प्रोसीजर भी आ रहे हैं। इसको मैं प्लस करता हूं, ओपन करता हूं, तो यहाँ पर आपके पास प्रोसीजर आ चुका है, गेट ऑल स्टूडेंट्स। अब प्रोसीजर को चलाते कैसे, अब हम जो फंक्शन बना रहे थे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको चलाने के लिए उसे कॉल करते थे। कॉल करने का तरीका क्या था कि आप फंक्शन का नाम लिखते थे, इन्वोकेबल ब्रैकेट्स डालते थे, और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता था। अब इसमें भी कॉल करना है, लेकिन इसमें आप कॉल तो इसी तरह करोगे। देखो कॉल किस तरह करोगे, आप लिखोगे गेट ऑल स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे, ठीक है, कॉल इसी तरह करोगे, लेकिन कॉल करने से पहले आपको यहाँ पर एक क्लॉज लगाना पड़ेगा जिसका नाम है कॉल। क्या नाम है, कॉल। इसके बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, नाम तो आप लिखोगे, राउंड ब्रैकेट भी लगाओगे जिस तरह फंक्शन में करते थे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लिखना है, कॉल, जिससे पता चलेगा कि भाई प्रोसीजर कॉल करना है ना। ठीक है, ये करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे सारा डेटा मिल जाना चाहिए। देखो मुझे सारा डेटा मिल गया, एक ही डेटा था फिलहाल, तो एक ही मिल गया। बात समझ आ रही है। अब इसमें थोड़ा रिकॉर्ड जो है ना वो बढ़ाते हैं, बढ़ाए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो हमारी
टेबल था वो क्या था, ये रहा। और यहाँ पर चलते हैं जीपीटी पे, और जीपीटी को कहते हैं कि वो हमें इसमें इंसर्ट करके देगा। इंसर्ट क्वेरी फॉर 20 records। माशाल्लाह, अलग अलग लिख रहा है। अब देखो ये मिसाल है रीयूजेबिलिटी की। अब अगर ये मुझे खुद करना पड़ता तो मुझे ये सारी लिखनी पड़ती। ठीक है, अब इसका भी प्रोसीजर बनाया जा सकता है, उस पर भी आते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे इसे, अभी तो सिंपल बनाया। ठीक है, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं गया यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर, और एसक्यूएल में जाने के बाद इसे मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट करके एग्जीक्यूट। डन है। ठीक है, अब आप अगर स्टूडेंट्स के टेबल में आओगे तो आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड हो चुका है। आ गया आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं एसक्यूएल में वापस, और यहाँ कॉल करते हैं। किसे कॉल करेंगे? गेट ऑल स्टूडेंट्स, राउंड ब्रैकेट, इनवोकेबल ब्रैकेट्स, टर्मिनेटर, और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो सारा रिकॉर्ड मिल गया सारे बच्चों का, 21 का 21 मिल रहा है। अच्छा, अब सर मुझे जो है वो उस बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी, मैं सिर्फ मैं आईडी बताऊं और उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आ जाए। मुझे ये ना लिखना पड़े कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। देखो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए तो मेरी क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब वेयर का क्लॉज लगेगा कंडीशन लगाने के लिए, वेयर std_id इज इक्वल्स टू 6 1 2 3 4 5, जो भी आप रखना चाहते हो ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर हो जिसको कॉल करते हुए मैं आईडी बताऊं, खाली बच्चे क्या बताऊं? आईडी, और उस आईडी के ब्याप पे सिर्फ उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड मिल जाए। ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ, कैसे बनेगा? अब यहाँ पर अगर गौर फरमाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, तो यहाँ पर आप आईडी आपको इनपुट देनी पड़ेगी प्रोसीजर में। क्या देनी पड़ेगी? आईडी इनपुट। देखो जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना रहे थे और फंक्शन में आपको ऑब्टेन मार्क्स को इनपुट देना था, तो ऑब्टेन मार्क्स एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते थे जो आपके पैरामीटर में रिसीव होते थे, और आप वो उसकी बॉडी में यूज कर पाते थे। ठीक है, कर पाते थे। ठीक है, जो आपके पास 456 से कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? ऑब्टेन में। और ये कॉल करते हुए दे रहे हो ना, वैल्यू कब दे रहे हो? कॉल करते हुए। और बनाते हुए आपने बस एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया फंक्शन का ओबीटी के, इसके अंदर कॉल करते हुए कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आए और ओबीटी को हमने स्टोर कर दिया इसमें और यूज कर लिया। इसी तरह जब मैं अपने प्रोसीजर को कॉल करूंगा, क्या करूंगा? उस वक्त मैं आईडी बताऊंगा। इनपुट क्या दूंगा प्रोसीजर में? आईडी, और उस आईडी के बिहाफ पे उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? सारा रिकॉर्ड मिल जाए। अब यहाँ देखो, अगर मैं एक प्रोसीजर बनाऊं, लेट से मैंने यहाँ पर किया क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ मैंने उसका नाम रख दिया गेट स्टूडेंट बाय आईडी। क्या रख दिया? गेट स्टूडेंट बाय आईडी। फिर हमने क्या यहाँ पर बिगिन, और फिर हमने यहाँ कर दिया एंड कर दिया। ठीक है, डेलीमीटर नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें लगाएंगे हम अभी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर गेट स्टूडेंट बाय आईडी आ गया, ये पूरी की पूरी क्वेरी आ जाएगी। आ जाएगी, सही है ना? जब गेट स्टूडेंट बाय आईडी चलाऊंगा तो आपके पास चलेगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एसटीडी आईडी इज इक्वल टू 6। ऐसे ही। इसे कॉल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कॉल? कॉल का क्लॉज और क्या लगा देंगे? गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह कॉल करेंगे। अच्छा सर, जब कॉल करेंगे तो आपने तो प्रोसीजर के अंदर आईडी सेट कर रखी है हार्ड कोडेड 6। जब भी कॉल करूंगा सिर्फ 6 वाली आईडी वाले बच्चे का रिकॉर्ड मिलेगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है यूसुफ। ऐसा ही है दमन। ठीक है, तो सर इसको डायनेमिक कैसे बनाए? कि मैं कॉल करते हुए इस राउंड ब्रैकेट में एज अ आर्ग्यूमेंट कोई आईडी पास करूं 3, और वो इसको मिल जाए, और वो उसी आईडी का बच्चा उसके रिकॉर्ड लाके दे। अब यहाँ पर आपको इसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक आप जावास्क्रिप्ट में करते थे। कॉल करते हुए एक वैल्यू दी, वो एक पैरामीटर यानी कि आपके पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल रखा उसमें स्टोर हो जाती थी। सिमिलरली कॉल करते हुए वैल्यू दी, अब वो वैल्यू जाके स्टोर होगी किसी ना किसी पैरामीटर में। अब यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर डिफाइन करना आसान था कि कोई भी आपने नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर प्रोसीजर के पैरामीटर डिफाइन करते हुए आपको 3 चीजें देनी होती हैं। क्या क्या कितनी चीजें? 3। कि जो आप पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो, क्या वो इनपुट दिया जा रहा है, क्या वो आउटपुट लिया जा रहा है, या वो इनपुट आउटपुट दोनों दिया जा रहा है। यहां पर पैरामीटर की कितनी आपके पास तरीके हैं एसक्यूएल में?
इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट दोनों। ठीक है, इनपुट से मुराद है क्या आप प्रोसीजर में कुछ पास कर रहे हो, आउटपुट से मुराद है क्या प्रोसीजर से बदले में कुछ ले रहे हो, और इनपुट आउटपुट से मुराद है कि कुछ बदले में दिया और इनपुट दिया और उसी को आप एज आउटपुट निकाल लो। ठीक है, तो ये तीन होती है, लेकिन अभी फिलहाल आप इनपुट पे रहो। मुझे इनपुट देना है, क्या इनपुट देनी है, आईडी। तो यहां पर मुझे पैरामीटर इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख लो, लेट से मैंने रख दिया यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। क्या रख दिया, स्टूडेंट आईडी। अब इसको बताना है कि जो स्टूडेंट आईडी का पैरामीटर है ये इनपुट दिया जा रहा है, आउटपुट लिया जा रहा है, ये इनपुट आउटपुट दोनों है। तो इसके लिए आपको अपने पैरामीटर से पीछे इन लिखना होता है। अगर इनपुट दे रहे हो तो क्या लिखोगे, इन। अगर आउटपुट दे रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे आउट। क्या लिखोगे, आउट। और अगर आप इनपुट आउटपुट दोनों लिख रहे हो तो आप यहाँ दोगे आईएनपी आउट। क्या दोगे, आईएनपी आउट। ठीक है, इनपुट के लिए सिर्फ इन। ठीक है, या इन आउट। ठीक है, अब यहां पर आपके पास मैंने बताया कि इनपुट दिया जाएगा, क्या इनपुट दिया जाएगा, एक स्टूडेंट आईडी। और इस स्टूडेंट आईडी की आपको डेटा टाइप भी बतानी है। स्टूडेंट आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, क्योंकि एक आईडी होगी। ठीक है, अब देखो जब मैं इस प्रोसीजर को इस तरह कॉल करूंगा और कॉल करते हुए एक आईडी दिया मैंने नंबर 3, तो वो ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाएगा कहां पर, इस पैरामीटर स्टूडेंट आईडी में। इसको आप एज अ वेरिएबल भी समझ सकते हो। ठीक है, और यहां पर मैं 6 की जगह पास कर दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। क्या पास कर दिया, आईडी। अब ये 3 आपके पास जाएगा, स्टोर हो जाएगा किसमें, स्टूडेंट आईडी में। और स्टूडेंट आईडी को मैंने बराबर कर दिया एसटीडी आईडी के, तो उस पर्टिकुलर बच्चे का रिकॉर्ड मिल जाएगा जो मैं कॉल करते हुए दे रहा हूँ आईडी। आओ चेक करते हैं, ऐसे भी क्रिएट करके चेक कर लेते हैं सर ये क्या तोप है। ठीक है, अब यहाँ पर आए, एसक्यूएल के अंदर आए, और एसक्यूएल के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर बनाना है एक और। सबसे पहले डेलीमीटर डिफाइन करेंगे, ऐसा ही है। डेलीमीटर इस दफा मैंने कह दिया डॉलर डॉलर होगा, क्या होगा, डॉलर डॉलर कर दिया। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया क्रिएट करना। क्रिएट कर दो एक प्रोसीजर, क्या क्रिएट कर दो, जिसका नाम आप रख दो गेट स्टूडेंट बाय आईडी, राउंड ब्रैकेट लगाए और बिगिन और एंड। डन है, और फिर यहाँ कर दिया डॉलर डॉलर को क्लोज, और वापस से डेलीमीटर क्या कर दिया, टर्मिनेटर। अब यहाँ लिखते हैं प्रोसीजर की स्टेटमेंट। यहाँ लिख दिया सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, किसमें से, स्टूडेंट्स के टेबल में से, वेयर, जहां पर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नहीं, एसटीडी अंडरस्कोर आईडी बराबर हो किसके, 8 के, 6 के, 9 के। अब यहाँ 8 लिख दिया तो जब भी चलाऊंगा तो किसका रिकॉर्ड आएगा, 8 वाले बच्चे का रिकॉर्ड आएगा। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर रहा होता, अब यहाँ कॉल कर रहा हूँ, कॉल वैसे अलग से करेंगे लेकिन अभी समझाने के लिए यहाँ कॉल लिख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मैं कुछ इस तरह से कॉल लगाऊंगा, इसी तरह कॉल लगाऊंगा। ठीक है, कॉल करूंगा गेट स्टूडेंट आईडी को, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसे कॉल करूं तो मैं अपनी मर्जी के बच्चे की आईडी बताऊं जिसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। लेट से मैंने यहाँ लिख दिया 4। क्या लिख दिया समी, 4। अब मैं चाह रहा हूँ 4 वाले आईडी का बच्चा जो है ना वो मेरे पास एज अ रिजल्ट सेट में शो हो जाए। तो ये 4 प्रोसीजर में पास करना पड़ेगा। अब किसी भी प्रोसीजर में या फंक्शन में कोई वैल्यू पास करने के लिए पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जैसे लाइकवाइज जावास्क्रिप्ट में हमने देखा पैरामीटर ओबीटी रखा था, इसी तरह इसमें भी पैरामीटर रखूंगा जिसका नाम मैं रख देता हूं स्टूडेंट आईडी। क्या रख दिया, अब ये बताना है कि स्टूडेंट आईडी किस डेटा टाइप की है, और ये इनपुट है आउटपुट है या इनपुट आउटपुट दोनों है। तो इससे पहले लिख दिया मैंने इनपुट, यानी कि इन, यानी कि इनपुट दी जाएगी, जब कॉल करेंगे तो इनपुट दी जाएगी। उसके बाद इसकी डेटा टाइप मैंने क्या दिया है भाई, इंटीजर होगी। एरर चले गए, अरे मैंने कहा एक पैरामीटर होगा जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट आईडी, जो कॉल करते हुए दिया जा रहा है 4, उसमें जो 4 वैल्यू वो स्टूडेंट आईडी में आके स्टोर हो जाएगी, वो एक इनपुट है और किस डेटा टाइप की है, इंटीजर की। ठीक है, अब जब ये आपके पास जाकर स्टोर होगी इसमें, तो आपके पास 4 किस में आ गया, स्टूडेंट आईडी में आ गया। किस में आ गया, तो यहां पर 8 की जगह क्या मैं स्टूडेंट आईडी नहीं लिख सकता, स्टूडेंट आईडी में क्या है, 4 है। 5 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एसटीडी आईडी ऑटोमेटिकली 5 6 2 1 जो भी पास की जाएगी कॉल करते हुए उसके बराबर हो जाएगी। डन है, तो आपके पास हमने इसको बराबर कर दिया 4 के ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इस कॉल को हटाते हैं, और कॉल को हटाने के बाद इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने नोट पैड पे रख लेते हैं, और यहाँ पर इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एसक्यूएल के अंदर आता हूँ, और एसक्यूएल में आने के बाद यहाँ कॉल लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, कॉल, किसे कॉल करना है, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आईडी पास करनी है, क्योंकि जब पैरामीटर दिया है तो आर्ग्यूमेंट भी देना है। लेट से बताओ कोई भी आईडी बताओ, 3 3 कर दिया मैंने।
ठीक है, टर्मिनेट किया, एंटर किया, थ्री वाले बच्चे का डेटा मिल गया, मिल गया। ठीक है, इसी को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ कर दिया मैंने 7, क्या कर दिया, कॉल गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और कौन से आईडी वाले का बच्चा लेके आओ, 7, यहाँ एंटर किया, 7 वाले का डेटा मिल गया। देख रहे हो क्या मुझे वो स्टेटमेंट बार बार दोहरानी पड़ रही है, नहीं दोहरानी। तो इस तरह से आप पूरी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को भी एक स्टोर प्रोसीजर में पैक कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। क्या करना है? इंसर्ट करना है। उसका स्टोर प्रोसीजर बनाना है कि इंसर्ट इनटू दिस 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 पर वैल्यूज, वो सब ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इंसर्ट की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। इंसर्ट की स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, क्या होगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल, और क्या क्या इंसर्ट करना है, एसटीडी नेम इंसर्ट करना है, और एसटीडी मार्क्स। आईडी थोड़ी इंसर्ट होगी क्योंकि वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पर वैल्यूज आएंगी और यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर कोई मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा ही है। अब यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट में जब इसे बार बार दोहराया जाएगा, तो इसमें डायनेमिक चीज क्या है जो चेंज हो रही है, वैल्यूज। वैल्यूज डायनेमिक है ना, जब भी इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा तो चेंज क्या हो रही है, वैल्यूज। इंसर्ट भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इनटू भी, स्टूडेंट्स भी, एसटीडी नेम भी, एसटीडी मार्क्स भी, वैल्यूज भी वैसे लिखा जाएगा। चेंज क्या हो रही है, वैल्यूज। तो जब स्टोर प्रोसीजर कॉल कराया जाता है तो आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर वैल्यूज पास करोगे और उनको यहाँ पर सेट कर दोगे एज अ इनपुट। ठीक है, आओ चेक करते हैं किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्या, एक प्रोसीजर। क्या क्रिएट करेंगे, एक प्रोसीजर। ठीक है, उस प्रोसीजर का नाम मैंने रख दिया इंसर्ट स्टूडेंट। क्या रख दिया, इंसर्ट स्टूडेंट। और यहाँ पर इंसर्ट स्टूडेंट में मैंने कर दिया बिगिन और एंड। अब ये क्वेरी पूरी की पूरी यहाँ पर रखी, कहाँ रखी, इसके बीच में। डन है? ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज है, तैयब और 90। अब ये स्टोर प्रोसीजर में एज ए इनपुट आएंगी। पहला इनपुट होगा नेम। क्या होगा, इनपुट आएगा क्या, एक नेम इनपुट आएगा। क्या आएगा, नेम, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, वारचार होगी। क्या होगी, वारचार 100 कर दिया हमने, कॉमा दिया। एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। फिर एक और इनपुट आएगा, यानी एक और इनपुट आई एन इन जाएगा। क्या जाएगा, मार्क्स। क्या जाएंगे, क्या जाएंगे, मार्क्स, जो किस डेटा टाइप में होंगे, इंटीजर। यहाँ एंटी लिख दिया। कितने पैरामीटर हो गए, पहला पैरामीटर ये हो गया नेम, और दूसरा पैरामीटर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स आपके पास रिसीव होंगे, सॉरी नेम रिसीव होगा नेम में, और मार्क्स रिसीव होंगे मार्क्स में। तो यहां पर मैं क्या तैयब की जगह नेम नहीं लिख सकता, क्या मैं 90 की जगह मार्क्स नहीं लिख सकता। जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा, कैसे करूंगा, कॉल इंसर्ट स्टूडेंट, तो कॉल करते हुए वैल्यू दूंगा। लेट से मैंने यहाँ पर तैयब वैल्यू दी और यहाँ दे दी मैंने 89, तो ऑटोमेटिकली जब ये कॉल होगा तो तैयब जाके स्टोर हो जाएगी किसमें, नेम में, और 89 स्टोर हो जाएगा मार्क्स में। और मैंने जब वैल्यूज इंसर्ट करी है यही तो पास किया है, तो ये चल जाना चाहिए। आओ टेस्ट करें, आओ इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अपने एसक्यूएल में जाते हैं और यहाँ पर इसे रखते हैं। अब कुछ चीजें, डेलीमीटर नहीं रखा, डेलीमीटर हम डिफाइन कर देते हैं। टर्मिनेशन सिंबल हमने रख दिया डबल स्लैश, एंड के बाद लगा दिया डबल स्लैश, और वहां पे डेलीमीटर क्या कर दिया, टर्मिनेटर कर दिया। ठीक है, बाकी चीजें सही है, देख लो, बाकी चीजें सही है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसकी जगह रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चलाते हैं, चल गया, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, आओ फिर से हम लोग एसक्यूएल के अंदर चलते हैं, और एसक्यूएल में जाने के बाद यहाँ लगाएंगे कॉल। क्या लगाएंगे, कॉल इंसर्ट स्टूडेंट। क्या लगाया, इंसर्ट स्टूडेंट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, नेम।